Hi, welcome back. Today again we will talk about the second law of thermodynamics. हमने previous video में भी second law of thermodynamics के बारे में बात किया था. Rather that video is much more important for conceptual point of view. तो अगर आपने second law का part 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए. ठीक है, डायरेक्ट अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. The entire conceptual application is in the part 1 वीडियो. पार्ट 2 वीडियो में वो सब कुछ नहीं है. ठीक है, तो आप पार्ट 2 में हम उसको फर्स्ट वीडियो का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो पहले वो देखो, बाद में ये वाला देखना. पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या क्या देखा था. हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ हमें हीट फ्लो का डायरेक्शन नहीं बताता, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डायरेक्शन नहीं बताता. हीट फ्लो का डायरेक्शन नहीं बताता, इसलिए हम कहते हैं हीट फ्लो का डायरेक्शन नहीं बताता, इसलिए हम लाते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डायरेक्शन नहीं बताता, इसलिए हम लाते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसके बाद हमने बात की थी कि कुछ प्रोसेस अपने आप होते हैं स्पॉन्टेनियस, कुछ है कुछ प्रोसेस को हमें करना पड़ता है, अपने आप नहीं होते, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है. दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया यूज किया था, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स. उसके बारे में हमने बात की थी. ठीक है, और एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो आता है तो इक्विलिब्रियम. इतना हम कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट देख लो. स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब लर्न करने हैं, बट जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो हम मैथमेटिकली करेंगे. ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल एंड entropy of the system, entropy of the universe, this is to be corrected, just a minute. uh, Entropy of the universe increases. So this is entropy of the universe increases, right? So always remember this thing, that entropy of universe will increase in all the thermodynamically spontaneous processes. Okay, it is impossible to construct a machine working in a cycle and transfer heat from the lower temperature region to the higher temperature region without intervention of external source. मतलब ऐसी कोई मशीन आप नहीं बना सकते जो अपने आप हीट ट्रांसफर करेगी फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, पॉसिबल नहीं है. हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर अपने आप हो सकता है, लेकिन लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प रिक्वायर्ड होती है, राइट? गिब्स फ्री एनर्जी. नाउ व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी? ठीक है, तो आप समझो, एक्चुअली द होल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, एच. अब सिस्टम की जो टोटल एनर्जी कंटेंट है, उसका इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. व्हाट इज एच? व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. H इज इक्वल टू U प्लस PV. आपको पता है. तो मैं ये कहता हूं आपसे कि भाई सिस्टम के अंदर टोटल एंथैल्पी कंटेंट H है, टोटल एंथैल्पी कंटेंट उसका H है. तो क्या पूरा का पूरा कंटेंट यूजफुल वर्क में, नॉन एक्सपांशन वर्क में कन्वर्ट हो सकता है क्या? जितना भी आप फूड से एनर्जी लेते हो, क्या पूरी की पूरी एनर्जी वर्क में जा सकती है क्या? नहीं जा सकती. आप ब्रीथ करोगे, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए. ब्लिंक करोगे, एनर्जी चाहिए. यू विल स्पीक, एनर्जी चाहिए. इंटरनली आपकी बॉडी में फंक्शंस को करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, हार्ट को बीट करने के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए मूवमेंट के लिए, सबके लिए एनर्जी चाहिए. तो पूरी की पूरी एनर्जी आप वर्क में डाल दोगे तो कैसे चलेगा? तो सम एनर्जी will be utilized by your own body, only some energy will be converted into the useful work. वैसा ही सिस्टम में होता है. सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो है H, इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ऐसी होती है जो कभी भी यूजफुल वर्क में काम नहीं आ सकती. ठीक है, जो यूजफुल वर्क में काम नहीं आ सकती, ठीक है,
एक वर्क तो होता है मैकेनिकल वर्क, जैसे पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, उसको कहते हैं एक्सपांशन वर्क और कॉन्ट्रैक्शन वर्क। वो यूजफुल वर्क नहीं है, ठीक है। यूजफुल वर्क मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में होने वाला वर्क, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में होने, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में होने वाला वर्क। तो नॉन एक्सपांशन वर्क जो होता है, उसके लिए जो एनर्जी अवेलेबल होती है, इसे कहते हैं फ्री एनर्जी। तो आप लिख सकते हो एनर्जी अवेलेबल, एनर्जी अवेलेबल टू कैरी आउट यूजफुल वर्क, एनर्जी अवेलेबल टू कैरी आउट यूजफुल वर्क is called Gibbs free energy, is called Gibbs free energy. So basically we can say गिब्स फ्री एनर्जी को हम समराइज करके कह सकते हैं कि भाई ये टोटल एनर्जी H है हमारे पास, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये टोटल है हमारे पास। इसमें से हमने कुछ एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, S इंटू टी। अब इसको भी समझेंगे S इंटू टी क्या है। तो जो बची हुई एनर्जी है, उस एनर्जी को हम कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। S इंटू टी, यहां पे S का मतलब है एंट्रोपी, नॉट एंट्रोपी चेंज, कितनी डिग्री ऑफ रैंडमनेस है उसके अंदर, एंट्रोपी। और T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो G इज इक्वल टू H, G इज इक्वल टू H माइनस एस टी। एस टी को आप कह सकते हो कि ये वो एनर्जी है जो सिस्टम में एंट्रोपी क्रिएट करने में चली गई, पार्टिकल्स के मोशन में चली गई। तो जो एनर्जी बची आप उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ, क्या गिब्स फ्री एनर्जी का को आप फाइंड कर सकते हो? क्या एब्सोल्यूट जी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं? तो हम एब्सोल्यूट जी की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज एच का एब्सोल्यूट वैल्यू नोन नहीं है। एच का एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नोन नहीं है? एच का एब्सोल्यूट वैल्यू नोन नहीं है क्योंकि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नोन नहीं है। तो बेसिकली जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एच का एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नोन नहीं है, ठीक है। बट गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हम फाइंड, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस टी, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस प्लस एस डेल्टा टी, एस डेल्टा टी at constant temperature, at constant temperature डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन आपको एब्सोल्युटली याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एक बात समझो ध्यान से, यहां डेल्टा जी का मतलब क्या है? डेल्टा जी से हमारा मतलब है फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम। डेल्टा एस का मतलब क्या है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। और टी क्या है? टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस इज बीइंग कैरीड आउट, टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस इज बीइंग कैरीड आउट। मतलब यहां पे एंट्रोपी चेंज भी फाइंड करना है ओनली सिस्टम का, सराउंडिंग का नहीं करना। और फ्री एनर्जी चेंज भी फाइंड करना है ओनली सिस्टम का, सराउंडिंग का नहीं करना।
तो बिकॉज ऑफ दैट, अगर मुझे, देखो ध्यान से समझो, अगर मुझे किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी बतानी है एंट्रोपी के थ्रू, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये मुझे बताना है यूजिंग एंट्रोपी, ओनली एंट्रोपी। तो क्या करना पड़ेगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, दोनों एंट्रोपीज को ऐड करना पड़ेगा, दोनों एंट्रोपी चेंजेस को ऐड करना पड़ेगा। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज भी चाहिए, सराउंडिंग का भी चाहिए। लेकिन अगर मैं फ्री एनर्जी यूज करता हूं डेल्टा जी, ठीक है, ऑफ सिस्टम, तो मुझे सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज नहीं चाहिए। आई कैन सिंपली राइट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा जी। यहां डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, T is the temperature at which the process is being carried out. Delta H is the एंथैल्पी चेंज, उसने कितनी हीट रिलीज की या कितनी हीट एब्जॉर्ब की, कितनी हीट रिलीज की या कितनी हीट एब्जॉर्ब की, दैट इज डेल्टा एच। इनको सॉल्व करके हम पता कर सकते हैं कि उसकी फ्री एनर्जी में चेंज कितना हुआ, राइट। तो इट इज अ फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज अवेलेबल टू कैरी आउट द यूजफुल वर्क। तो अगर आपसे कोई पूछता है, देखो अगेन गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तो बस आप ये एक लाइन बोल के अपनी जान छुड़ा सकते हो। So free energy is the energy available in the system to carry out useful work. यूजफुल वर्क का एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क या यूजफुल वर्क करने के लिए जितना सिस्टम के पास एनर्जी अवेलेबल है आउट ऑफ टोटल, उसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ओके, जी का वैल्यू क्या होता है, तो आपके पास टोटल एनर्जी है H, उसमें से ये एनर्जी S इंटू टी, ये वो एनर्जी है जो कि यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। प्रोबेबली ये एनर्जी उस सिस्टम में एंट्रोपी क्रिएट करने में काम आ चुकी है, प्रोबेबली ये एनर्जी उस पार्टिकल के मोशन में ऑलरेडी काम आ गई है, प्रोबेबली ये एनर्जी उसकी थर्मल एनर्जी मेंटेन करने में काम आ गई है। मतलब अब इसको वर्क में कन्वर्ट करने के लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो टोटल माइनस अनअवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल, टोटल माइनस अनअवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय, तो अब मुझे एब्सोल्यूट फ्री एनर्जी तो मिल नहीं सकती क्योंकि एब्सोल्यूट एंथैल्पी मेरे पास नहीं है। एब्सोल्यूट एंथैल्पी क्यों नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी मेरे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन चेंज मुझे मिल सकता है, ठीक है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बन जाती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बिफोर वी गो अहेड। सपोज सपोज मैं आपको लिख के देता हूं H2O सॉलिड प्लस 6.025 किलो जूल हीट प्लस H2O गिव्स H2O लिक्विड। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, इसने हीट एब्सॉर्ब किया, कितना एब्सॉर्ब किया 6.025 किलो जूल, माइनस टी रूम का टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर नहीं, जिस टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा है 298 केल्विन इनटू द एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस में आपको बता देता हूं, सपोज इट इज 6.025
डिवाइडेड बाय 273। ये डेल्टा एस का वैल्यू मुझे गिवन है। आइस ने जितनी हीट गेन की डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर ऑफ आइस, ये डेल्टा एस हो गया। तो डेल्टा एस मेरे पास है और ये टेम्परेचर किसका है? सिस्टम का। और ये टेम्परेचर किसका है? द टेम्परेचर एट विच द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। तो ये मुझे मिल गया टी डेल्टा एस। डेल्टा एच मतलब अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट, दैट इज 6.025। इसको सॉल्व करके मुझे डेल्टा जी मिल जाएगा। अब अगर डेल्टा जी आता है पॉजिटिव, सपोज, मतलब फ्री एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है। सिस्टम की फ्री एनर्जी बढ़ना स्पॉन्टेनियस नहीं है। सिस्टम चाहता है कि उसकी फ्री एनर्जी कम हो। कोई भी सिस्टम अपनी फ्री एनर्जी को बढ़ाना नहीं चाहता। तो अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ये नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर ये जीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? इसके बारे में थोड़ी देर बाद और डिटेल में बात करेंगे। डेल्टा जी change is negative. Delta G is the change in free energy. Delta S is the change in entropy. अब मुझे दोनों का रिलेशन फाइंड करना है। तो टोटल एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड एज, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होती है? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। मतलब आइस का एंट्रोपी चेंज और रूम का एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज। इक्वेशन 1। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट? अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे जो भी हीट एक्सचेंज होता है वो क्या होगा? हीट गेन्ड बाय द आइस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द रूम, और वाइस वर्सा। अगर रूम में हॉट वाटर रखा है, हॉट वाटर हीट लूज कर रहा है, 100 जूल हीट लूज कर रहा है, 100 किलो जूल हीट लूज कर रहा है। अगर वाटर 100 किलो जूल हीट लूज कर रहा है तो उस हीट को कौन गेन कर रहा है? रूम। और अगर आइस हीट गेन कर रही है तो उसे लूज कौन कर रहा है? रूम। तो अगर सिस्टम गेन करेगा तो सराउंडिंग लूज करेगा, सराउंडिंग लूज करेगा तो सिस्टम गेन करेगा। तो इनके साइन ऑफ एनर्जी विल बी ऑपोजिट। तो हीट गेन्ड बाय द सराउंडिंग इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम एंड वाइस वर्सा। एंड जो भी हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाले हीट एक्सचेंज को आप क्या बोलते हो? क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच, राइट? तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम, राइट? अब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन डेल्टा टी, और वी कैन राइट डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, नॉट डेल्टा टी, सॉरी, अपॉन टी, राइट? सो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कितना होगा? सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज होगा क्यू रिवर्सिबल, यानी हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच द हीट इज लॉस्ट। और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू सराउंडिंग की जगह हम लिख सकते हैं क्यू सिस्टम, एंड क्यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच एस। ओके, तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन में अब मैं क्या करूंगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा माइनस टी डेल्टा एस अपॉन टी। ठीक है? नाउ मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन टू द टी। ओके, नाउ मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन टू 1 माइनस 1। अब ये क्या इक्वेशन बना?
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा जी। ठीक है, सो इन इक्वेशंस को कंपेयर करके हम कह सकते हैं दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो माइनस टी डेल्टा एस यानी डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स सपोज जीरो है तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमेशा याद रखना डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज, नॉट सिस्टम, नॉट सराउंडिंग, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज इनटू माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा जी। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है यूनिवर्स का तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। अगर यूनिवर्स का डेल्टा एस लेस देन जीरो है तो डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव। और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज अगर जीरो है तो डेल्टा जी हो जाएगा जीरो, प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम, राइट? सो दिस इज अबाउट द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बेसिस पे कुछ स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर। ओके, तो यहां तक आपके दो पार्ट कंप्लीट हो गए। फर्स्ट पार्ट अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने एंट्रोपी के बेसिस पे बताया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे होगा। दूसरे पार्ट में हमने बताया कि फ्री एनर्जी के बेसिस पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे होगा। ठीक है, अब इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का हम मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखेंगे इन द थर्ड पार्ट। ओके।